स्वागत है आपका वर्ण में। हम अध्याय 1 बहुपद पढ़ रहे हैं। इसके पहले आपने बहुपद के विषय में जाना, बहुपद का बहुपद में भाग। उसके बाद हमने प्रश्नवाली को हल करी। उसके पश्चात हमने शेषफल प्रमेय जाना। अब हम भागफल प्रमेय, माफ कीजिएगा, गुणनफल प्रमेय हमने जान रहे हैं। गुणनफल प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि किसी का शेषफल शून्य आता है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। ठीक है, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर है आपका, हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ रहे थे जहां हमने 1, 2, 3, 4, उदाहरण नंबर 5 कर लिया था। उदाहरण नंबर 6, क्या x ऋण a बहुपद px बराबर x की घात 3 ऋण a x की घात 2 धन 5x ऋण 5a का एक गुणनखंड है। आपको क्या साबित करना है? यहां पर फिर से शेषफल आपको शून्य लेकर आना है। क्या लेकर आना है? शेषफल शून्य। तो x बराबर x ऋण a बराबर शून्य। तो x बराबर क्या हो गया आपके पास? a। आपके पास px का मान दिया हुआ है। px बराबर x की घात 3 ऋण a x की घात 2 धन 5x ऋण 5a। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर px यानी pa। तो शेषफल बराबर हो रहा है x की जगह, अब आप जहां भी आप x लिखेंगे उसकी जगह आप क्या डालेंगे? क्या डालेंगे आप? a। क्या क्या डालेंगे? a। जहां पर भी आपके पास x होगा वहां आप क्या डालेंगे? a। तो अब आपके पास हो गया प्रश्न, x मतलब a की घात 3 ऋण a गुणा a की घात 2 धन 5 गुणा a ऋण 5a। तो a की घात 3, a है, ये भी a की घात 2 है, तो ये हो गया a की घात 3 धन 5a ऋण 5a। तो ये भी शून्य हो गया और ये भी शून्य हो गया, यानी शून्य। शेषफल जब हमारे पास शून्य आ गया है, तो इसके पहले वाला प्रश्न ही हमने हल किया था। तो जब शेषफल शून्य आता है तो आप लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, यह गुणनखंड प्रमेय से यदि शेषफल शून्य आता है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड है। भाजक भाज्य का गुणनखंड है। अब इसका मतलब हम जानते हैं, इसलिए ये x ऋण a, प्रश्न के अनुसार x ऋण a बहुपद x की घात 3 ऋण a x की घात 2 धन 5x ऋण 5a का एक गुणनखंड है, का एक
गुणनखंड है। अब उदाहरण नंबर हम 7 देखते हैं, उसके बाद हम प्रश्न वाली हल करेंगे। उदाहरण नंबर 7 के अनुसार यदि x ऋण 1 p x बराबर x की घात 2 धन x धन k का एक गुणनखंड है। यहां आपको देख लीजिए क्या पूछा गया है, गुणनखंड। गुणनखंड है, यहां सीधा बोल दिया आपको ये गुणनखंड है, यानी इसका शेषफल क्या आएगा, 0। यहां आप पहले ही बनाना चालू कर दीजिए। आप अपने दिमाग में प्रश्नों को कभी भी हल करना चालू करिए। मैं आपको बार बार कहूंगा, जब आपके पास प्रश्न चल रहा होता है तो आप उसे हल करने का तरीका ढूंढते रहिए। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या हमको बता रहा है, आप उसके अनुसार अपना हल बनाते रहिए। तो यहां आपको पहले क्या बोल दिया, का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है यानी शेषफल आपके पास क्या है, 0। क्या है शेषफल, 0 का गुणनखंड है। तब k का मान ज्ञात कीजिए। आप इसे हल करेंगे। देखिए पहले यहां पर क्या दिया है, x ऋण 1, तो आप पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। x बराबर 1 है आपके पास px बराबर क्या दिया है, x की घात 2 धन x धन k, ये आपके पास दिया हुआ है। शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर शेषफल के प्रमेय के अनुसार px यानी p1, यहां आपके पास शेषफल दिया हुआ है। कैसे शेषफल दिया हुआ है, शेषफल आपके पास दिया हुआ है क्योंकि एक गुणनखंड है। यदि x ऋण 1 px की घात 2 x धन k का गुणनखंड है, तो शेषफल आपके पास पहले से ही दिया हुआ है 0। ये हुआ x की घात 2, तो x की जगह आपको क्या लिखना है, जहां पर भी आपके पास x आएगा उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 1। जहां भी आपके पास x है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 1। तो 1 की घात 2 धन 1 धन k, 0 1 धन 1 धन k, 0 यानी 2 धन k। जब हम पाक्षांतर करते हैं तो k बराबर हुआ 0 ऋण 2 यानी ऋण 2। यहां आपको k का मान निकल गया। ठीक है, अब हम प्रश्न वाली 2 हल करेंगे। प्रश्न वाली 2 है। इसका पहला प्रश्न, यदि px बराबर x की घात 3 धन 3 x की घात 2 ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला है x प्लस 1। क्या है आपके पास, x प्लस
1। तो यहां हम हल करेंगे, यहां दिया है x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर ऋण 1। आपको फिर क्या लिखना है, शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर p x, यानी p ऋण 1। हम यहां लिखना भूल गए, पी एक्स बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पर भी x है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, ऋण 1। क्या लिखना है, ऋण 1। तो शेषफल बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणा ऋण 1 की घात 2 ऋण 5 गुणा ऋण 1 धन 8। तो ऋण 1 की घात 3 होगा ऋण 1 धन 1 की घात, ऋण 1 की घात में 2 आएगा धन 1, और 3 गुना 1 यानी 3। ये ऋण आपस में जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा धन 5 और धन 8। अब ये हो गया 8 प्लस 8 यानी हो गया 16 ऋण 1 धन 16, और यहां आपके पास उत्तर आया 16 में से 1 घटेगा 15, चूंकि चिन्ह अंक जो है 16 बड़ा है इसलिए 16 का चिन्ह लगेगा, तो 16 के आगे धन का चिन्ह है यानी धन 15। यह आ गया आपका उत्तर। अब हम इसका देखेंगे दूसरा प्रश्न पूछा गया है 2x ऋण 1। तो हम हल करेंगे, पहले आपको x का मान निकालना है। 2x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 धन आ गया, तो x बराबर, देखिए मैं थोड़ा जल्दी में बता दिया आपको। अब ये जो 2 बटे में आ गया यानी x बराबर 1/2। अब आपके पास px का मान दिया हुआ है, px का मान है x की घात 3 धन 3 x की घात में 2 ऋण 5x धन 8। अब हम शेषफल प्रमेय निकालेंगे। शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर पी एक्स, और यहां हमने x का मान कितना निकाला है यानी p 1/2। तो शेषफल बराबर अब जहां जहां पर भी आपके पास x है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। तो 1/2 की घात में 3 धन 3 गुणा 1/2 ऋण 5 गुणा 1/2 धन 8। तो ये हो गया आपके पास 1/2 यानी 1/8 धन 3 की घात में 2 है ये वो 3 और 2 दूना 4 ऋण 5/2 धन 8। इसका एक तरीका होता है, हम सबका एक साथ लघुत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। आपने तरीका सीखा होगा। इन सबका लघुत्तम समावर्तक आएगा 8। क्या आएगा, 8। अब हम इस लघुत्तम समावर्तक के द्वारा इस 8 का भाग पहले हम इस 8 के साथ करेंगे और जो आएगा उसका इस 1 के साथ गुणा कर देंगे। तो यहां कितना आ गया, 1।
अब उसी प्रकार से इस 4 का भाग हम इस 8 में किया तो कितना आया 2, और इस 2 को हम यहां पर गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6। देखिए इन प्रक्रियाओं को आप अच्छे से देखिए तो आपको इस प्रकार की चीजें आ जाएगी। आपको पुराना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एटीएस के माध्यम से समझाइए ऐसा कुछ, या अगर आपको नहीं भी आता है या आपको याद नहीं भी आ रहा है तो आप देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। फिर आप इस 2 का भाग इस 8 के साथ किए तो कितने बार में गया 4 बार में, तो 5 चौक 20। अब आप बोलेंगे यहां तो सर कुछ नहीं है, यानी अगर कोई संख्या नहीं है उसका अंश है तो उसके हर में हम बट्टे में 1 डाल सकते हैं, यानी इसके बट्टे में अपने आप से 1 बट्टे में आ गया। तो 8 एकम 8 गुणा 8 अठी अठी 64, अठी अठी 64। अब धन धन को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, बाद में ऋण को एक साथ कर लेंगे। तो आपके पास धन वाला क्या है 64, 6 और 1, 6 और 1 हुआ 7। 64 में आप 7 जोड़ेंगे तो यह होगा 71 ऋण 20 बटे में 8। 71 में से 20 आप घटाएंगे तो आपके पास आएगा 51, यानी 51 बटा 8। यह आएगा आपका शेषफल और यह हो गया आपका उत्तर। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। x ऋण 4 हम हल करेंगे। x ऋण 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4, ऋण था इधर गया तो धन हो जाएगा। हमारे पास px दिया हुआ है x की घात 3 धन 3 x की घात 2 ऋण 5x धन 8। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर px बराबर p4। तो शेषफल बराबर, अब आपके पास जहां जहां भी x है वहां वहां आप क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, क्योंकि px है यहां px है। अब यहां जब 4 हो गया x की जगह तो 4 का सबके साथ x की जगह 4 आप लिखते चले जाएंगे। 4 की घात 3 धन 3 गुणा 4 की घात 2 ऋण 5 गुणा 4 धन 8। तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 16 चौक 64। अब यहां 16 आया है, 16 तिया 6 तिया 18, हसीलाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये दिखे 4 चौक 16 हुआ, 16 तिया, चलिए फिर से कर देता हूं 20 धन 8, ये हुआ 64, ये हुआ 48 ऋण 20 धन 8। तो पहले आप धन वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी इसको इसको और इसको, उसके बाद इसके साथ घटा देंगे। देखिए ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूं ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल और केवल आपको इसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए इसको मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये वो 48, 64 और 8 को आप जोड़ेंगे, 8 8 16 और 4 20, हसीलाई 2 यानी 120, 120 ऋण 20 यानी 100। शेषफल आपका कितना आया 100। शेषफल आपका पास कितना आया 100। हमने 4 प्रश्न कर लिया, अब हम करेंगे 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न है x धन 1/3। हम हल करेंगे। x धन 1/3 बराबर 0, यानी x बराबर ऋण 1/3।
पी एक्स बराबर हमारे पास पी एक्स का मान क्या है, एक्स की घात 3 धन 3 एक्स की घात 2 ऋण 5 एक्स धन 8। अब हम पुनः वैसे दोहराएंगे। शेष फल प्रमेय से शेषफल बराबर पी एक्स और x की जगह मान कितना दिया है, p ऋण 1/3। अब आपको क्या करना है, जहां जहां भी x है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, ऋण 1/3। क्या लिखना है आपको, ऋण 1/3। तो शेषफल बराबर ऋण 1/3 की घात में 3 धन 3 गुणा 1/3 की घात में 2 ऋण 5 गुणा 1/3 और धन 8। यहां हो गया आपके पास 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 3 गुणा 3 यानी 9 गुणा 3 यानी 27। यहां के ऋण 1/27 धन 3/9। आप इसे 1/3 भी कर सकते हैं, इसका मतलब 1/3 भी होता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे ये 1 से कट गया और ये 3 से कट गया। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, किंतु हम इसे नहीं लिख रहे हैं। ऋण 5/3 धन 8। अब ये 8 है, इसका मतलब क्या हो गया, बटे में 1। अब आप सबका लघुत्तम समवर्तक निकालिए। क्योंकि ये सब 3 के गुणनखंड में है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही आएगा उसका लघुत्तम समवर्तक, यानी 27। अब हम इस 27 का गुणा भाग इस 27 के साथ किए और जो आया उसे हम यहां लिख दिए। ये ऋण और ये ऋण आपस में धन हो गए। ठीक है, तो यहां कितना हुआ, 27 1 से माफ कीजिएगा, एक से आपने गुणा किया, ये हुआ ऋण 1। 9 तिया 27, 3 से 3 तिया 9, 3 9 तिया 27, यहां आपने किया 9 धन 9 पंचे 45। ये हुआ 1 से करेंगे 27 का तो 27 आएगा, यहां हो जाएगा आपके पास 27। तो 27 गुणा 8 आप करेंगे, 8 सत्ते 56, 5 आया, 8 दूना 16, 16 और 5 216। धन हो गया आपके पास 216। देखिए यहां आप चाहे तो सीधा सीधा कर सकते हैं, किंतु हम क्या करेंगे, पहले जो संख्या धन वाली है उसको आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद 1 से घटा देंगे। तो 216 धन 45 धन 9 आपस में आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 9 6 और 5 11, 11 और 9 20, उसमें भी 20 ही आया था। 2 4 और 2 6 और 1 7, 2 कितना आया, ऋण 1 धन 270/27। ऋण नहीं होता तो बटे में 10 आ जाता, बढ़िया। तो 270 में से आप 1 घटाइए, कितना आया 269 और बटे में 27। यहां देखिए ऋण छोटा है और धन बड़ा है, इसलिए धन का चिन्ह लग गया और ये आ गया
आपका उत्तर यानी शेषफल बराबर 269/27। आप पूरे प्रश्न को वापस पुनः देखिए। यहां हमने पहले जो सवाल है, जो आपका भाजक है, हमें सबसे पहले भाजक को हल करके x का मान निकालना होता है। उसके बाद हमारे पास जो px दिया हुआ है प्रश्न में हमारे पास जो px दिया हुआ होता है उसे हम लिखे, फिर शेषफल प्रमेय के माध्यम से हम निकालते हैं। शेषफल बराबर होता है px और x का मान हमने निकाला हुआ है p ऋण 1/3। उसके बाद से हमने शेषफल लिखा और इसे जहां जहां भी x है उसकी जगह हमने ऋण 1/3 डाला। तो ऋण 1/3 की घात में 3 यानी ऋण 1/27, ये हुआ ऋण 3 तिया 9 बटा और फिर 3/9 धन 1/5 और ये 8। जब संख्याएं अलग अलग होती, जिनके हर अलग अलग होते हैं, तो हम उनका एक साथ लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं और उसका हम लघुत्तम समापवर्तक जिसका निकलता है, फिर हम पहले हर के साथ लघुत्तम समापवर्तक को भाग देते हैं। जो आता है गुणनखंड या भागफल, उसका हम पहले वाले अंश के साथ गुणा करते हैं। यह हमने कर दिया। दूसरे के साथ फिर वैसे ही किया, तीसरे के साथ भी वैसे ही किया, चौथे के साथ भी हमने वैसे ही किया। गुणा करके लिखते चले गए और अंत में हमने जो जोड़ा उसको जोड़ा और जो घटा उसको घटा दिया। तो आप प्रश्नावली दो का हम पहला प्रश्न बना चुके हैं। कल हम इसके आगे के प्रश्नावली को हल करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।